टुडे वी विल स्टार्ट न्यू यूनिट। आपका एक यूनिट खत्म हो गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका खत्म हो चुका है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आज हम स्टार्ट करेंगे, राइट? तो ठीक है, चलिए। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, आप पहले वो देख लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हमें जो पढ़ना है वो है पहले आपका इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड करंट डेंसिटी, फिर आपका आ जाएगा ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। फिर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट, वो सब इसमें कवर होगा। फिर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, फिर इसकी जितने भी फैक्टर्स हैं, किस तरह से रेजिस्टेंस आपका चेंज होता है, राइट। फिर हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस, फिर हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस कैपिटल जी, कंडक्टिविटी सिग्मा, और फिर रेजिस्टिविटी। और इन सब के सारे फैक्टर्स देखेंगे कि रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इस तरह किस तरह ये चेंजेस होते हैं। इस पूरे यूनिट में हमें ये सब पढ़ना है। फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज, फिर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और इसके बाद इसमें जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं आपके वो पढ़ेंगे। और इसमें बीच में ही आपका एक आएगा ओम्स लॉ, है ना, ये रेजिस्टेंस के साथ ही आपका आएगा ओम्स लॉ है। जो भी आपके एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं वो सब पढ़ेंगे। ओम्स लॉ में आपका लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ भी आएगा, जितने भी फैक्टर्स है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ठीक है। इसके बारे में आपने 10th में भी पढ़ा है, उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसमें कुछ कलर कोडिंग्स होती हैं, वो पढ़ना है। फिर सेल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर हम पढ़ेंगे सेल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, ये भी काफ़ी बड़ा यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह ही। फिर हमें पढ़ना है सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, राइट। उसके बाद फिर हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। फिर हमें कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पढ़नी है इसमें, तो मैं इसको अब कहाँ लिखूँ, तो देखिए सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल के बाद मैं इस तरह मिटा रहा हूँ, तो ये हमारा फिर आ जाएगा आपको पढ़ने के लिए इधर व्हीटस्टोन ब्रिज। 14 पॉइंट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, फिर हमें पढ़ना है पोटेंशियोमीटर, ठीक है, और मीटर ब्रिज। इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें कुछ ऑर्डर ऊपर नीचे होगा,
तो टोटल आपको इस टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतनी सारी चीज़ें सब टॉपिक्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। तो और ये इलेक्ट्रोस्टैट से कंपैरेटिवली इजी होगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगा हो, लेकिन ये आपको थोड़ा इजी होगा। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं देखूं तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, 17 सब टॉपिक्स हैं इस क्लास 12th में पढ़ने के लिए। मेरी टारगेट है कि इसके मैं 15 अक्टूबर तक इसे कंप्लीट कर लेंगे, या हो सकता है 10 अक्टूबर तक ही कर लें। ठीक है, और ये जो यूनिट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी होंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स के कंपैरिजन में। मतलब इसे अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो आप इसके क्वेश्चन आप बना लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइन, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में लगभग सबको पता होता है, जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो भी, जो फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं वो भी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अगर मैं इसको फिजिक्स के नज़रिए से देखूं तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है आपका कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्यों है? ठीक है, क्योंकि अगर आपको वेक्टर का आइडिया हो तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखो, इट इज़ डिनोटेड बाय आई, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। ठीक है, अब मान लो एक करंट ऐसे आ रही है आई, दूसरी करंट ऐसे आ रही है आई, और ये दोनों करंट यहाँ पर ऐड होकर सीधा ऐसे आ जाएगा। मान लो ये 3 वायर है, इधर से मैंने आई करंट दिया, इधर से आई करंट दिया, ये एक जंक्शन है जहाँ पर ये मीट कर रहा है, तो इस तरफ जो करंट जाता है ना वो 2I है। अब ये हमें कैसे पता चला कि आई और ये 2I है? तो करंट को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम एमीटर कहते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे एमीटर लगा दिए आपने, यहाँ भी एमीटर लगा दिया और यहाँ भी एमीटर लगा दिया, ठीक, तो एमीटर तो डिवाइस है, ये करंट की रीडिंग बताएगा। तो यहाँ पर मतलब ये मान लीजिए आई की वैल्यू है 1 एम्पियर, यहाँ पर आई की भी वैल्यू है 1 एम्पियर, तो ये दोनों एमीटर आपको 1 एम्पियर शो कर रहा है। ठीक, और जब यहाँ से ये चीज़ में इधर हमने ब्रांच दिया एमीटर का, तो यहाँ पर हमें करंट दिख रहा है 2 एम्पियर, क्योंकि आई हमारा 1 एम्पियर है। तो इस तरफ 1 एम्पियर, इस तरफ 1 एम्पियर, और ये एमीटर हमें 2 एम्पियर दे रहा है। इसका मतलब है कि करंट जो है यहाँ पर अलजेब्रिकली ऐड हो गया, सीधा 1 एम्पियर आया, 1 एम्पियर आया, 2 एम्पियर हो गया। अगर इधर से 2 आएगा, इधर से 3 आएगा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा 5 एम्पियर। मतलब करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड हो रहा है। ठीक, ये तो प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये वेक्टर होता है ना, इस तरफ से अगर हम आई करंट आ रहा है, इस तरह से आई आ रहा है, तो वेक्टर लॉ के हिसाब से अगर ये दोनों मान लीजिए 90 डिग्री पर हमने दिया है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही इस तरफ जाएगा। अगर ये वेक्टर होता तो तब ये वैल्यू आती है I√2। मतलब अगर अब आई की वैल्यू आप डाल दीजिए 1 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वेक्टर होता तो 1 इस तरफ क्या जाता, फिर √2, आई की वैल्यू 1 डाल दो, क्या आता √2, जो कि प्रैक्टिकली नहीं दिखता। इसका मतलब ये जो चीज़ है आपका, ये फॉलो नहीं हो रहा है। और ये फॉलो कब होता है? जब इलेक्ट्रिक करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये गलत है, ये सही है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको कि वाई इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी because it
डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। है ना, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा तभी हम उसको वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अलाउ नहीं कर रहा, मतलब उसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये सिर्फ एल्जेब्रिकली ऐड हो रही है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो सिंपल डेफिनेशन आपने पढ़ा है 10th क्लास में, उसकी क्या दी हुई है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना। फिजिक्स में रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, तो करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। और इलेक्ट्रिक करंट आपका फंडामेंटल यूनिट है, तो इसकी जो यूनिट होती है, ये यूनिट हो जाएगी आपकी कूलम्ब पर सेकंड, और इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर। एम्पियर को एक कैपिटल ए लेटर से डिनोट किया जाता है, तो मतलब 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, तो कूलम्ब पर सेकेंड भी एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, और एम्पियर भी एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है। और अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपका यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो सकती है। बट किसी वायर पे जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है तो उसके डायमेंशन पे भी ये डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रॉपरली समझें 12th स्टैंडर्ड की रिस्पेक्ट में, तो हम इलेक्ट्रिक करंट को ये बोलेंगे कि एक डेफिनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज पास हो गया, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे यहाँ वर्ड था ना फ्लो ऑफ चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ फ्लो कर रहा है, पानी कैसे फ्लो करती है। जैसे मान लीजिए ये वायर है, कोई भी वायर आप टच करते हो तो उसका तो आपको सिर्फ ऊपर का सरफेस दिख रहा है, ठीक। इसके अगर ये कंडक्टर है तभी इस पर करंट पास होगा, और कंडक्टर होने का मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ही करंट हमारी होगी। तो अगर करंट ऐसे पास हो रही है, आपने शो कर दिया वायर पे ऐसे करंट पास कर रहा है, तो एक्चुअली में ये करंट फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो किस तरह का चार्ज है, कि कैसे फ्लो कर रहा है वो देखते हैं। आप क्या करो, यहाँ पर इस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर करो। मतलब इस वायर को थोड़ा हम पाइप की तरह बना देते हैं। वायर थोड़ा सिलेंड्रिकल है, तो अगर मैं इसका एक इसी को बड़ा इमेज करके देखूं, इसकी कुछ एरिया होगी जो काफ़ी स्मॉल है, अगर इसी को मैं बड़ा करके समझने के लिए बनाऊं तो ये देखो एरिया आ गया है ना। अब अगर ये सिंपल पाइप है तो पानी इसमें ऐसे आएगा और ऐसे निकल जाएगा, ठीक। तो चार्ज भी जो इसमें इंटर करेगी, या तो इंटर करे या इसमें जो चार्जेस हैं, मान लो इंटर नहीं कर रहा, इस कंडक्टर पे जो चार्ज है, जैसे मैंने बोला यहाँ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन को छोड़िए, हम यहाँ पे चार्ज लेते हैं। तो ये जो चार्ज है ये जिस तरह से इसमें पास होगा, अभी मैं बताऊंगा कि ये चार्ज कहाँ से आ गया, हम इलेक्ट्रॉन को क्यों छोड़ रहे हैं। तो करंट को समझने के लिए पॉजिटिव चार्ज का हेल्प लिया गया, जबकि पॉजिटिव चार्ज मूव करता नहीं है। तो ये कन्वेंशनल करंट है, मतलब माना हुआ करंट है। तो हम डिटेल में जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। अभी हम ये मानते हैं कि इस वायर से ऐसे डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रही है, तो ये डेल्टा क्यू चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया को थ्रेट करते हुए निकल रही है, ऐसे जैसे पानी निकलेगा तो एक एरिया को क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा, ठीक। तो इस डेल्टा क्यू को, इस एरिया को क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा, है ना, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की आप दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक। और अगर इस काफ़ी स्पीड से चलता है डेल्टा टी, अगर हम काफ़ी स्मॉल ले लें तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं,
देखिए एक तो आपका ऐसे आ गया मैथमेटिक्स, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, करंट बहुत फास्ट चलता है, टाइम काफ़ी कम लगती है, तो इसी में अगर मुझे मोर एक्यूरेटली क्या लिखना चाहिए, डेल्टा क्यू बाई लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और ये डेल्टा टी, ठीक है, ऐसे आया। अब इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। तो अब यहाँ से आपको समझने की बात है, ये तो समझ में आया कि एरिया से ये डेल्टा क्यू निकल के जा रही है, तो करंट आपकी डिफाइन हुई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। दूसरी मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर आपको यहाँ से चार्ज निकालना हो तो डी क्यू को आप क्या लिखोगे, आई इंटू डी टी। अब अगर ये आई कांस्टेंट है तो इस चीज़ को अप्लाई करने का दो तरीका है। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लो न्यूमेरिकल आता है तो एक तो आप डी क्यू को ऐसे लिख दोगे आई इंटू डी टी। अब अगर ये करंट कांस्टेंट है तो आप इंटीग्रेट करोगे जब इसे, तो ये ऐसे आएगा, है ना। फिर ये चूंकि करंट कांस्टेंट हम ले रहे हैं तो ये बाहर आएगा डी टी, राइट, तो फिर ये हो जाएगा Q इंटू आई इंटू टी। एक तो ये तरीका है, तो ये क्या शो करेगा, चार्ज भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है। अगर ऐसा हो कि करंट वेरी कर रहा है क्रॉस सेक्शन पे, मतलब जो एरिया है हमारा क्रॉस सेक्शन उससे वेरी कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, डी क्यू इज इक्वल टू करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इंटू डी टी। किस टाइम पे वो किस तरह उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तब यहाँ पर ये कुछ भी बाहर नहीं आएगा। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो ऐसे हम लिखेंगे न्यूमेरिकल बनाने समय, अब जो फंक्शन होगा उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो चार्ज आ जाएगा। या मतलब इस बेसिक इक्वेशन को आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर इन क्वेश्चन। अब बात ये आती है कि अभी आपको मैंने सिर्फ करंट का एक डिफरेंट आइडिया दिया है ना, ये एक डिफरेंट आइडिया है कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट है क्या, स्केलर है तो क्यों है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो हाँ, समझ में आ रही बात। अब इसको चार्ज के बारे में जो कन्फ्यूज़न है उसको समझते हैं कि ये चार्ज है क्या। तो जनरली आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कॉइन किया था। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एच टर्म प्रोटॉन की बात नहीं हो रही, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन की बात नहीं हो रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल है, तो यहाँ पे अगर ये क्यू पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। तो अब ये चीज़ है क्या, है ना, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन भी नहीं बोला, तब ये है क्या। अब इसको आप ऐसे समझिए, मान लो एक वायर है ना, ये ए बी एक वायर है और मैं कह रहा हूँ कि ए बी जो है कंडक्टर वायर है। तो अभी मैं इसको छू लूँ, जैसे ये बोर्ड में भी ये एल्यूमिनियम की शीट है, इसको मैं टच कर रहा हूँ, मुझे कोई करंट फील नहीं हो रही है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैं टच कर रहा हूँ लेकिन हमें करंट नहीं मिल रहा। तो कोई भी वायर है, आप उसे ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको आप टच करोगे तो आपको करंट फील नहीं हो रहा, शॉक नहीं लग रहा। तो इसका मतलब है कि कुछ कंडीशन होनी चाहिए इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। अब इलेक्ट्रिक करंट दो तरह की होती है ना। एक तो आपका हो गया डीसी करंट और एक हो जाएगा आपका एसी करंट। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, जो आपके घर में सप्लाई होता है, जिससे आप बल्ब टीवी वगैरह जलाते हैं, मेन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका वायरिंग होता है, साइनोसोडियल होता है, यही डेंजरस होती है। इसी से आपका टाइम के हिसाब से ये करंट वेरी कर रहा है, कभी मैक्सिमम हो रहा है, कभी जीरो हो रहा है, ठीक। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसी से शॉक फील होता है, क्योंकि इसकी नेचर चेंज हो रही है। लेकिन डीसी करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये टाइम है, ये डीसी करंट है। तो अभी हम स्टार्टिंग में ऑल्टरनेटिंग करंट का आपका एक सेपरेट चैप्टर है, वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डीसी करंट लेके समझते हैं। इतनी बात समझ में आई। और डीसी करंट का सोर्स क्या होगा, एक बैटरी ले लीजिए, तो उससे आपको कोई शॉक फील नहीं होगा, बिकॉज वो टाइम के हिसाब से वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं वापस इसी वायर पे। मैंने यहाँ पे क्या करना है कि एक बैटरी
कनेक्ट किया। बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने यहाँ पर एक स्विच भी लगा दिया है, ठीक है, ये स्विच है। तो जब मैं स्विच को क्लोज नहीं करूँ, इस तरह से ओपन रखूँ, है ना, ये मतलब ओपन कर रखने का मतलब क्या है, सर्किट हमारा ओपन है, करंट पास नहीं कर सकता है। अब बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्या बताता है, इस बैटरी के दोनों एंड के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। बैटरी की अपनी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगी। जैसे आप जो घर में इन्वर्टर होता है उसमें बैटरी लगती है वो 12 वोल्ट की होती है। उसी तरह अगर आप टीवी के रिमोट में जो बैटरी होगा वो 1.5 वोल्ट का एक सेल होगा छोटा सा, उसको भी लोग बैटरी बोलते हैं। तो हर बैटरी या सेल, है ना, बहुत सारे सेल मिला दो तो बैटरी हो जाएगी, उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है। तो करंट को अभी जैसे सर्किट ओपन कर रहे हैं तब भी करंट पास नहीं कर रहा, मतलब अगर स्विच ऑफ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में भी करंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो बैटरी लगी हुई है, हमने सर्किट को ओपन कर रखा है, तब भी करंट 0 है। मतलब क्या वजह है जो करंट पास करती है, तो उसका वजह है ये पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये जो कंडक्टर है आपका ए बी, इसके दोनों एंड के बीच में पहली कंडीशन ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। मतलब मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं, कंडीशन फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जो भी कंडक्टर या मेटेलिक वायर है उसके दोनों एंड के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो करंट पास होगा, ठीक है। दूसरा, जो आपने यहाँ वायर यूज़ किया है, इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, ठीक है। तीसरा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट भी होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट कर सके, मतलब इस पर मूव कर सके या स्लाइड कर सके। कैन ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है सरकना। जैसे हम चलते हैं और सरकना कैसे होता है ना, इस तरह सड़क जाएंगे। जैसे पानी आप रूम में फेंक दो तो पानी किस तरह चलती है, कोई बॉल की तरह तो नहीं चलेगी, वो सरकती है, मतलब वो ड्रिफ्ट करना हुआ, ठीक है। अब आप इस स्विच को क्लोज कर दीजिए। तो जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। क्लोज सर्किट में क्या होगा, इन दोनों एंड के बीच जो वायर का एंड है ये पोटेंशियल डिफरेंस पे आ जाएगा। ए आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो जाएगा और बी आपका नेगेटिव पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो ये जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल पे आएगा, इसका मतलब इस वायर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये बैटरी। तो इस बैटरी के द्वारा इस ए दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो वो हो जाएगी V/L। अब L क्या हो गया आपका, लेंथ ऑफ वायर ए बी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये कहाँ से आया आपका, जो मैंने आपको पढ़ाया था E = -डेल्टा V/डेल्टा R, इसी से आया है V/L। या V = आप क्या लिख सकते हो, E × L, ठीक है। एक कंसेप्ट तो ये हो गया आपका। फिर अब आप ये देखिए, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि मेटेलिक वायर है या फिर कंडक्टर है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी कंडीशन क्या होती है, जब ये सर्किट क्लोज नहीं था तब वो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा था आपका, वो V = EL, मैं यहाँ लिख देता हूँ, या E = V/L। देखिए जैसे इस वायर का, फिर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा दूं, हाँ, ये जो भी यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हुआ। अब इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्री है, फ्री होकर मतलब मूव कर सकता है। तो मान लो मैंने एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को लिया, ये यहीं पर है। अब इसकी जो मोशन होती है ना वो रैंडम मोशन होता है।
फ्री इलेक्ट्रॉन आर इन रैंडम मोशन। हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके फाइन। अब आप ये देखिए, जो मैं बताने जा रहा था यहाँ पर आपको कि इस वायर में करंट किस तरह पास होती है वो मैं समझाने जा रहा था। तो जब सर्किट क्लोज होगी तभी करंट पास होगा। करंट पास होने का कंडीशन आपको पता चल गया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, ये नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह बिहेव करता है। मान लो ये आपका इसी वायर को मैंने इस बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया से दिखा रहे हैं, ठीक, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अभी कोई बैटरी मैंने सोर्स ऑफ फील्ड अप्लाई नहीं किया, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इस वायर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें मैं एक को कंसिडर कर रहा हूँ कि इसको देखूँ कि ये किस तरह मोशन में है। तो एक्चुअली ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वायर पे, वो अपने थर्मल मोशन की वजह से रैंडम मोशन में होगा। मतलब रूम टेम्परेचर अगर मान लो कहीं ज़्यादा गर्मी है तो उससे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, या नॉर्मली वो मूव करेगा अगर टेम्परेचर ओके है तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्रीली मूव कर रहा है तो ये किस तरह मूव करता है, इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब जैसे मक्खी का भिनभिनाना। तो अब ये मान लीजिए इधर गया, एक शॉर्ट एग्जांपल समझते हैं। फ्री है जाने के लिए, तो मान लो मैंने एक ऐसा पाथ समझने के लिए ऐसे ले लिया कि ये इधर जा रहा होगा, फिर इधर आ रहा होगा, फिर इधर आया होगा और फिर यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि आगे की तरफ नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। और पूरे मटेरियल में यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, जैसे मीन पोजीशन है ना, इसी मीन पोजीशन के अबाउट, ये मीन पोजीशन किसकी है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की है। यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ये मीन पोजीशन होगी, समझने के लिए बता रहे हैं। तो हर फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा होगा और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, 0। जहाँ से चला वहीं वापस आ जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में इन absence of electric field or electric potential difference, all free electrons are in random motion, their net displacement is 0। इस कंडीशन में इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। तो कोई ड्रिफ्टिंग नहीं हुई, जहाँ से चला वहीं रह गया। कहने का मतलब ये कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मूव ही नहीं किया, रैंडम मोशन में होते हुए भी ये अपने जगह पर ही है, ठीक है। जैसे मिठाई पे मक्खी भिनभिना रही है तो वहीं पर है, राइट। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो हम कहते हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज 0। और यहाँ जो मूवमेंट हो रही है वो थर्मल या टेम्परेचर की वजह से हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूँ, तो जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसी इलेक्ट्रॉन को अब देखो क्या होगा, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रही थी उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहा है अपना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, ये इसकी मेरी पोजीशन है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, मतलब यहाँ पर आपका एक निगेटिव पोटेंशियल लग रहा है इसको, और इस तरफ क्या लग रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल है ना। तो ये निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी जो आदत थी चलने की, मान लो ये ऐसे चल रहा है, तो ऐसे चलते हुए ये इसको उधर धक्का दे रहा है, पहले कोई धक्का नहीं दे रहा था, अब उधर पुश कर रहा है और ये इसको खींच रहा है।
है ना। तो ये जो है थोड़ा इसकी पाथ यूँ चेंज हो जाएगी, मान लो न्यू पाथ आ गई। अब इसको यहाँ से यहाँ आना था तो न्यू पाथ इसकी मान लीजिए ऐसे आ गई, ठीक है। अब इसको इधर आ रहा था तो न्यू पाथ मान लीजिए इसकी ऐसे हो गई घूमते हुए, चूंकि हाई स्पीड से घूम रहा है। तो जैसे जैसे ये इसकी तरफ आएगा तो इधर से रिपेल होगा और ये पॉजिटिव उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ओवरऑल इसको उधर ही जाना है। लेकिन क्या है, चूंकि इसकी आदत है ऐसे जाने की, तो अब चूंकि मेटल होता है ना, तो मेटल में तो पूरा ओपन फ्री स्पेस तो है नहीं कि कहीं भी चला जाए, बहुत सारे इसमें सॉलिड्स होते हैं, उसके बगल में दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो होगा क्या कि ये अपने मीन पोजीशन के आसपास ही इसकी पाथ चेंज होने लगेगी। फाइनली क्या होगा, जब इसको यहाँ अपने मीन पोजीशन पे आना होगा तो वो आ नहीं पाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, रुकेगा नहीं मतलब यहीं पर रह जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आ जाता था, अब इस बैटरी लगाने की वजह से अब वो यहाँ नहीं पहुँच पाया। कहाँ पहुँच पाया, यहाँ आ गया, मतलब मीन फ्री पोजीशन से इसने कुछ सड़क गया इधर आगे की तरफ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग। और ये हमेशा ड्रिफ्ट होता रहेगा। अभी यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, थोड़ी देर के बाद फिर ये घूमना शुरू करेगा, इसकी तो आदत है घूमने की मक्खी की तरह, तो फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर अब यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो फिर ये यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो ये इधर से ड्रिफ्ट होता जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन एक तरह से इस तरफ ड्रिफ्ट होते चले जाएंगे, अपनी मीन पोजीशन से आगे नहीं आएंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है ना, इसी की वजह से करंट आ गया। अब इलेक्ट्रॉन तो आपका निगेटिव है, तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि पॉजिटिव लेके चला जाए, तो ये मान लिया गया। देखो अब जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, ये एक्चुअल कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव से, यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है। तो इस ड्रिफ्ट होने की वजह से साइंटिस्ट ने ये मान लिया, समझने के लिए कि बेसिक स्टैंडर्ड पे समझने के लिए, जैसे आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं या कोई 10th में पढ़ता है, तो उसके इसी इलेक्ट्रॉन के अमाउंट के बराबर जितना ये ड्रिफ्ट हो रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट होंगे उतने ही अमाउंट में ये मान लिया गया कि चार्ज जो है क्यू चार्ज या डेल्टा क्यू चार्ज इस तरफ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये माना हुआ है। और इसकी वैल्यू इसी इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट के बराबर है, ठीक। तभी करंट को हम क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो जैसे ये डेल्टा क्यू लेते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये पॉजिटिव चार्ज बोल दी जाती है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि सरफेस को छोड़ रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो अब इस करंट को हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। ये ठीक है, इसको समझने के लिए ये मान लिया जाता है कि जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव से निगेटिव चलती है। मतलब ये वायर है और इधर आपने बैटरी लगा दिया, तो यही चीज़ बताई जाती है बुक में कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। करंट पॉजिटिव से निकला, ये वायर ए बी है ना, तो करंट ए से बी गया, ऐसे करंट ए से बी गया, बट एक्चुअली में ये करंट ऐसे जाता नहीं है। कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होती है माइनस से प्लस की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट करेगी। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हम करंट जब बोलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बोलेंगे, जो इसी का इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो अब फाइनली ये बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या है। सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर सके, फ्री इलेक्ट्रॉन हो और वो ड्रिफ्ट करे। दूसरा कंडीशन क्या होगा, मेटल कंडक्टर या वायर के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आएगा तभी इसकी ड्रिफ्टिंग होगी। इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ड्रिफ्ट करेगा, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, फिर करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक करंट का कि इस 12th स्टैंडर्ड पे हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या क्या और किस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अब आप ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट है ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट की वजह से, ठीक है। तो डेफिनेशन तो वही है आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
और हम इसको और प्रिसाइसली ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो अब कंक्लूजन क्या है आपका, ये वायर है ए बी, ये बैटरी है आपका, इसके एंड के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इस बैटरी को इस टर्मिनल से और इन दोनों टर्मिनल को आप कोई ना कोई वायर से जोड़ोगे। ए बी मेन वायर हमारा ए बी है ना, इसी के करंट को हमें समझना है। तो ये जो वायर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीड वायर, ठीक है, करंट इसी से पास होके जाएगा। तो हम इसको आइडियल मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस 0 है ना। अभी रेजिस्टेंस पे जाएंगे तो आप ऐसे समझ जाओ कि लीड वायर जो है इसको आपको इग्नोर करना है 12th स्टैंडर्ड पे अभी। तो वायर आपका यही है ए बी, इसको कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से, बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब अगर इसकी बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस V हो गई तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड हो गया और ये पॉजिटिव एंड हो गया। और करंट हम कैसे मानेंगे, ये करंट ऐसे चल रही है। और ये करंट की मूवमेंट कैसी है आपकी, तो वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, मतलब इस वायर पे आप इस तरह का एरिया बना सकते हो, है ना, बहुत सारे एरिया बना सकते हैं, ऐसे बना लो या ऐसे एरिया बना लो, जैसा मन करे, क्रॉस सेक्शनल एरिया होनी चाहिए। तो करंट चार्ज ऐसे फ्लो कर रही है और यही करंट का डायरेक्शन हो गया। मैथमेटिकली सिंपल तरीके में हम आई को Q बाई टी लिखेंगे या फिर आई को dQ बाई dt लिखेंगे, ठीक। करंट का यूनिट क्या हो गया आपका, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट एम्पियर है या फिर इसको हम कूलम्ब पर सेकेंड भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब यहीं पर हम पढ़ लेते हैं पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में 12th के एनसीईआरटी में जो करंट की डेफिनेशन है वही आपको लिखना है एग्जाम में। आप सिर्फ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मत लिख देना, वो 10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैंने जो वर्ड समझाई है ना वो प्रॉपर में स्टेटमेंट में लिखी हुई है एनसीईआरटी में। चलिए अब हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमनो साइंटिस्ट थे और इन्होंने जैसे रिलेशन दिया किसका, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। मैंने अभी बताया था कि करंट को फ्लो करने के लिए कंडीशन है, वो कंडीशन, एक कंडीशन आपका ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन को ही हम क्या कह रहे हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। अब ये है क्या आपका, सबसे पहले क्या है, ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ लिमिटेशन हम इसको पढ़ाने से पहले बता देते हैं और कुछ ग्राफ व्राफ जब आएगा तब हम बताएंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसको अप्लाई करते समय टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है आपका फ्रीक्वेंटली, कहीं पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या डिवाइस है कुछ करंट की रीडिंग ले रहे हैं और आपकी टेम्परेचर रूम की चेंज हो रही है, या तो क्या होगा, मेटल तो हीट का भी गुड कंडक्टर है, तो फिर करंट चेंज होने लगेगा, है ना। तो टेम्परेचर का कांस्टेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने करंट के बारे में आपको बताया 2 तरह के करंट हो सकते हैं, एक डीसी और एक एसी। जो करंट वेरी करेगा वो एसी हो जाएगा। डीसी भी वेरी कर सकता है कांस्टेंट होते हुए, जैसे मान लो 5 एम्पियर है, वो चेंज होके मान लो 6 एम्पियर हो गया, लेकिन है डीसी, तो वो चेंज होना अलग बात है, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो है आपका एक तो सिंपल सर्किट के लिए लगेगा और इसकी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस
across the ends of conductor, across the end of conductor is directly proportional to current. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का। इसको आप ये भी लिख, जरूरी नहीं कि आप ये लिखे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई प्रोपोर्शनल टू वी, ये भी लिखी जा सकती है। जब प्रोपोर्शनलिटी की बात आएगी तो हम वी प्रोपोर्शनल टू आई लिखें या आई प्रोपोर्शनल टू वी लिखें, बात एक ही है, लेकिन हम प्रीफर करते हैं वी प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। ये ओम्स लॉ है, वी प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब कोई वायर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी उसी के प्रोपोर्शन में करंट जनरेट होगा, ठीक। अगर सीधी सी बात है, आप ऐसे भी समझ जाइए कि ये क्यों ऐसा लिखा गया कि मान लो ये वायर है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, आप बैटरी लगा दिए, ठीक, तो बैटरी से वजह से पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। अब मान लो ये 12 वोल्ट की बैटरी है। जनरली जब आप 12th में लैब में जाएंगे ना तो आपको बैटरी नहीं दी जाती, सेल दी जाती है, लेक्लेंसेस सेल, वो 4.5 वोल्ट का होता है, एक सिलेंडर होता है इतना बड़ा। तो छोड़ो, अभी आप ये समझिए लैब की तो बात हो रही है, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो ये बैटरी लगा दी 12 वोल्ट का, तो ये 12 वोल्ट जरूरी नहीं है कि अगर ये मान लो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, वेरी गुड कंडक्टर है, तो वेरी गुड कंडक्टर कौन कौन सा होगा इलेक्ट्रिसिटी का? सिल्वर है ना, और कॉपर, गोल्ड, ये सब है, आयरन। तो सिल्वर तो काफ़ी महंगा हो जाएगा तो इसे यूज़ नहीं किया जाएगा, तो हम क्या यूज़ करते हैं? कॉपर। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर प्रैक्टिकली यूज़ के लिए हमारे पास क्या हो गया? कॉपर, है ना। तो मान लीजिए ये कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम भी होता है, एल्यूमिनियम का भी वायर लेते हैं, ये सस्ता होता है। तो कॉपर बेस्ट कंडक्टर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो आपका आंसर हो जाएगा कॉपर, ठीक है। अब ये कॉपर में हो सकता है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, बहुत सारे हों। जब आपने 12 वोल्ट बैटरी लगा दिया तो हो सकता है कि ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आपके ड्रिफ्ट करने लग गए, ठीक। कुछ ड्रिफ्ट किया लेकिन इस एंड से ये एंड नहीं पहुंच पाया, कुछ पहुंच गया, है ना। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड पहुंच जा रहा है, कोई नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ज़्यादा ड्रिफ्ट होगा। तो इसी वजह से लिखा गया कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ठीक है। चलिए, तो हम आई प्रोपोर्शनल वी लिख सकते हैं, लेकिन वी प्रोपोर्शनल टू आई लिखें तो ज़्यादा बेटर है। अब तो जब आप ये लिख रहे हो ना कि V पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा R, V इज इक्वल टू आर आई, या फिर V इज इक्वल टू आई आर, है ना। इसको याद करने में आसान होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस। R क्या आपका? रेजिस्टेंस हो गया। R इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, constant of proportionality called resistance. The resistance of conductor or wire or metallic wire है ना। तो पहले हम रेजिस्टेंस को मैथमेटिकली समझ लेते हैं कि ये है क्या। ये तो मैथमेटिकल रिलेशन है, तो V इक्वल टू आई प्रोपोर्शनल टू आई करके लाना, आई प्रोपोर्शनल टू V करके नहीं लिखना है, आई इज इक्वल टू आर वी ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा।
ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ फिर कंसेप्ट फिट नहीं बैठेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी में आप दोनों ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जब रेजिस्टेंस फिट करनी होगी तब ये यूज़ नहीं होगा। उसका रीज़न आपको थोड़ी देर बाद क्लियर होगा। तो V इजिकल टू आई आर, अभी R जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब ये R जो है V और I की वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन ये R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहने का मतलब हो गया कि R डू नॉट डिपेंड ऑन V एंड I, डू नॉट डिपेंड ऑन V एंड I। क्यों? R जो है V बाय आई, वो आपको तो देख के लग रहा है यहाँ पर कि ये तो डिपेंड कर रहा है। यहाँ से R क्या हो गया आपका V बाय आई, आपको दिख रहा है कि ये V बाय आई है, तो R V का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, I का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। तो ऐसे नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक। DC करंट है तो ये तो चेंज होना नहीं है, तो ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये चेंज कैसे हो रहा है? पहली बात, जो बैटरी लिए उसका पोटेंशियल भी चेंज नहीं होना है, ये तो एक तरीका समझने का। दूसरा ऐसे भी है कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है, मतलब ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन तो है ही। अब तीसरा चीज़ इसकी वजह से थोड़ी चेंज हो रहा है, तो R जो V बाय आई है, ये R यहाँ पे इसकी वजह से आया है, इसलिए ये इन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा ग्राफ से भी समझते हैं कि क्यों डिपेंड नहीं करेगा। पहले आप इतना समझिए, यही आपका ओम्स लॉ है। अब हम आपको ग्राफ से इसको और समझा देते हैं कि ग्राफ से क्या होगा। तो मान लो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको V बाय आई, तो ग्राफ में दो ही वैल्यू निकाली जाती है, या तो स्लोप निकलता है या फिर एरिया निकलता है। स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब अगर मैं ऐसे ग्राफ बना दूं, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आई नीचे कर दिया, V इधर कर दिया, ठीक। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये लाइन हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो नहीं हो सकती। जब आप मेटल वायर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे तो वो तो जीरो नहीं है ना, उसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। समझ में आ रही है बात? तो वो जीरो नहीं हो सकता, तो थोड़ा ऊपर से ग्राफ जाता है इस तरह। और जैसे ही आपने लिखा V प्रोपोर्शनल टू I, तो ये V प्रोपोर्शनल टू I आ गया। प्रोपोर्शनलिटी वाली ग्राफ तो ऐसे ही होगी, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल से ये बोला गया, मैथमेटिकल ग्राफ से ये आ गया। अब इसका देखो, V बाय आई आपका रेजिस्टेंस होता है, तो V बाय आई इसका स्लोप ही तो होगा ना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिला दूं, ये एंगल हो गया थीटा, है ना। अब बताओ, ये थीटा तो चेंज हो नहीं रहा, तो स्लोप ऑफ V आई ग्राफ इज tan थीटा, और यही आपका रेजिस्टेंस है। तो ये चेंज ही नहीं हो रहा ना, I चेंज हो रहा है, V चेंज हो रहा है, लेकिन थीटा कहाँ चेंज हो रहा है, ठीक। तो रेजिस्टेंस जो है V और I पे डिपेंड नहीं करेगा। अब आप देखिए कंक्लूजन क्या था। ओम्स लॉ है क्या? कोई वायर है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया, या आप ये कह दो I प्रोपोर्शनल टू V, दोनों सही है। फिर आगे बढ़ने के लिए हम इसको यूज करेंगे, V प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, I इक्वल टू R, R इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक। ये हो गया V बाई आई, इसे ही हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं। अब इस रेजिस्टेंस जो है स्लोप ऑफ V आई कर्व भी हो गया। इसका यूनिट क्या होगा? ये देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट हो गया वोल्ट पर एम्पियर। अब चूंकि ये बातें जॉर्ज साइमन ओम ने बताई थी, तो उनके ऑनर में इसी एसआई यूनिट को ओम बोल दिया गया, ओम, और इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये सिंबल है ओमेगा, जिसको हम ओम कहते हैं, है ना। ये ओम एक्चुअली सिंबल है ओमेगा, लेकिन जब इसे ओम ने यूज़ कर लिया तब इसको ओम बोला जा रहा है, क्योंकि ये फेमस यूनिट हो गया। तो 1 ओम कहने का मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? ओम। और 1 ओम किसके बराबर हो गया आपका? 1 ओम मीन्स
1 वोल्ट पर एम्पियर। इतनी बात क्लियर हुई? यही आपका ओम्स लॉ है। अब हम रेजिस्टेंस को कंडक्टर के नेचर से समझेंगे कि ये है क्या चीज। ठीक है, मैथमेटिकली कंसेप्चुअली ये सब तो आपने समझ लिया। अब इसको समझने का एक और तरीका है कि वापस चले जाओ वहीं पे जहाँ पहले फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा था। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो फ्री इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी क्या है? वो रैंडम मोशन में घूमते हुए अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे पहुँच गया। इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोल रहा था? 0, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो ये इस तरह से चल रहा है, ये इसकी इनर्शियल स्टेट होगी इस तरह चलने की। अब आपने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, तो अब ये इधर आ नहीं पा रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ कि इधर आ नहीं पाएगा, क्योंकि इधर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, नेगेटिव पोटेंशियल है, वो इसको रिपेल करेगा और इधर का पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो एक तरह से आपने ज़बरदस्ती इसको खींच रहे ना उस तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ। ये जाना नहीं चाह रहा, ये जाना चाहेगा अपनी जगह घर पे, इसका घर यहीं पर है, आप इसको यहाँ आने नहीं दे रहे हो, मतलब ये अपोज करेगा। आपने जो इस तरह से इसको फोर्स लगा दिया, ये फोर्स कितना लगा आपका? ई, है ना। कैसे? देखो, ये वायर है ए बी, नेगेटिव टर्मिनल आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ से यहाँ तक ये v हो गया। इसकी ये रिलेशन मैंने क्या बताया था आपको? E = v/L, है ना। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस पर कितना फोर्स लगा इस तरफ? इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अपोजिट चलेगा, तो ये फोर्स कितना फील कर रहा है आपका? E - तो इसको आना था यहाँ पर और आपने इस तरफ फोर्स लगा दिया इसको, तो तब भी ये फोर्स लगाने के बाद भी ये अपने घर की तरफ आ रहा है, चल नहीं पड़ा, मतलब थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ, यहाँ तक तो पहुँच ही गया, है ना। वो यहाँ तक पहुँच गया, इसको आना था यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से आगे वो नहीं जा पा रहा है, फिर वो अपने पाथ पे चलना शुरू किया। वो जो चलता है जिस तरह से, उस तरह से चलने लगा रैंडम मोशन में। ये अपनी घूमने रैंडम मोशन वाली प्रॉपर्टी नहीं छोड़ रहा। तो कहने का मतलब, हर कंडक्टर, हर मेटेलिक वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी हो गई, इंटरनल प्रॉपर्टी होगी, जो ड्रिफ्ट को अपोज कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब ये जब इतनी बात समझ में आई, तो ये एक तरह का फ्रिक्शन है ना, चलने नहीं देगा उधर, आपको जाना नहीं चाहेगा उस तरफ। ठीक, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, उससे इसका रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। ये इंडिपेंडेंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी, जैसे मान लो वो आप ही हो, आप किसी चीज़ को अपोज कर रहे हो पूरा ताकत लगा के, तो वो अब आपको कोई एक आदमी खींच के उधर ले जाए या 20 आदमी खींच के ले जाए, आप जितना ताकत से अपोज कर सकते हो वो एक आदमी के लिए भी उतना ही लगाओगे, 10 के लिए भी उतना ही लगाओगे। आप अपनी पावर नहीं चेंज कर पाओगे, मतलब जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, तो वही चीज़ रेजिस्टेंस है। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो ये था आपका रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस का कंसेप्चुअल डेफिनेशन भी बुक में है, क्या था मैंने समझा दिया। इसको प्रॉपर वर्ड में लिखना है आपको। स्टेटमेंट में ध्यान रखना, कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्लूड होना जरूरी है। और ये ग्राफ आ गया आपका, ठीक है। तो ग्राफ आपके बुक में ऐसे भी दिया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मोर करेक्टली इसको इस तरह होना चाहिए। नहीं दिया है तब भी कोई बात नहीं है, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, राइट। अब मान लीजिए मैंने एक ग्राफ ऐसे बना दिया, ये भी है, ये आई है, तो और ये हो गया आपका कुछ एंगल है थीटा, tan थीटा = v/i। अब ये ग्राफ किसी एक वायर के लिए बना, उस वायर का नाम मैंने दे दिया A।
और एक दूसरा वायर है ये बी, है ना, थीटा को हटा दो। ये दो ग्राफ बने वी और आई का, ठीक, ये दो ग्राफ आए, इधर वी है और इधर आई है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए और बी में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए का। क्यों, रेजिस्टेंस क्या हो गया, टेन थीटा, है ना, वी वाई है मतलब टेन थीटा। तो यहाँ पर जिसकी एंगल ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ग्राफ से देख के पता चल रहा है कि थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी